पढ़ रहे थे हमारी बुक समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसके फर्स्ट लेसन परिचय, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, क्यों व्यष्टि अर्थशास्त्र के होते हुए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता हुई। हमने पढ़ा था कि पहले अर्थशास्त्र को एक अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न है, उसके रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। इस पूरी बुक में हम समष्टि अर्थशास्त्र और उससे विभिन्न जुड़े तथ्य जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय उत्पादन आदि का अध्ययन करेंगे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि किस तरीके से हम ये आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर को पढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक पूरी जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि उन पेड़ों का जो कि उसमें विद्यमान रहते हैं। उन पेड़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो अब हम ये जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जब थी तो उसके होते हुए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई, साथ में समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव क्यों हुआ। यदि अर्थव्यवस्था में सभी चीजें यदि भली भांति चलती तो शायद समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया जाता, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ इस तरह से भूचाल आया कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता हुई और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। तो बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव का जो श्रेय है वो जाता है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें हम जेएम कीन्स भी कहते हैं, और उनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। उनकी पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत विकसित हुए और समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाने लगा। समष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ी जो सारे तथ्य हैं उनके बारे में सर्वप्रथम हमारे जो जेएम कीन्स हैं उन्होंने ही बताया था, इसीलिए इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उदय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद ही हुआ। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, आपको नाम अच्छे से ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक का नाम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसी की वजह से समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में पढ़ा जाता है और आप अपनी एक पूरी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जेएम कीन्स आखिर कौन थे और क्या कौन सी उनकी पुस्तक थी, जो कि हमने अभी देखा समष्टि अर्थशास्त्र के जनक थे। कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स। इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, उनका शॉर्ट नेम भी याद रखना है, जेएम कीन्स, और हम इनको कीन्स के नाम से भी बुलाते हैं। जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई और इनकी इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित हुए। क्योंकि अब समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग ही शाखा के रूप में पढ़ा जाने लगा था। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? जेएम कीन्स। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी कहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया और ये क्या थे। जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका जन्म हुआ 1883 में और इनकी जो शिक्षा हुई वो हुई किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में, और बाद में ये वहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में भी रहे। इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में की थी और बाद में ये वहाँ पर स्पेशलाइजेशन के रूप में भी रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ये सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के रूप में थे। जो प्रथम विश्व युद्ध का जब दौर चल रहा था 1914 से और 1919 के बीच में, तो ये उसमें एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के रूप में कार्य करते थे और इसी दौरान इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इनकी जो पुस्तक है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस, 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1919 के बीच में, तो 1919 में इनकी बुक आई जिसका नाम था इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस, जो कि 1919 में लिखी गई थी और उन्होंने इसमें पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि युद्ध के जो शांति से समझौता हुआ है वो क्या होगा, एक दिन भंग जरूर होगा। और इसी के बाद क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इनकी ये पुस्तक में की गई। ये वाली जो पुस्तक है वो 1936 से पहले आई थी 1919 में, और ये इस पुस्तक का नाम को भी आपको याद रखना है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस। ठीक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी लिखी गई थी।
आगे बच्चों समझ में, इसके बाद है इनके जो पुस्तक है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये जो कीन्स हैं वो विदेशी मुद्रा के बहुत समझदार सट्टेबाज माने जाते हैं। जो फॉरेन करेंसी होती है उसका किस प्रकार से लेन देन होता है उसके बारे में इनको बहुत अच्छे से नॉलेज भी है। तो इसलिए जेएम कीन्स को अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है और इनकी जो पुस्तक है वो भी अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब जो कीन्स से पहले जो अर्थशास्त्री थे उनको क्या विश्वास था कि अर्थशास्त्र में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। जैसे कि हमने एडम स्मिथ है उनका अध्ययन किया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि अर्थशास्त्र के जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक फर्म है, यदि वो खुद के कल्याण के लिए, खुद के लाभ के लिए कार्य करेगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अपने आप ही लाभ और कल्याण की दशाएं आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे जो पहले कीन्स से जो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें हम क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहते हैं, उनका मानना था कि अर्थशास्त्र में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अर्थशास्त्र अपने आप क्या करती है, बाजार संतुलन स्थापित कर दी है। जैसे कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ा था कि मांग और पूर्ति की शक्तियां अपने आप काम करती हैं, जिससे कि बाजार में क्या हो जाता है, संतुलन अपने आप ही हो जाता है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होता। यही बात हमने की थी ना कि एक अदृश्य हाथ होता है, एक अदृश्य शक्ति होती है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। कीन्स के जो पहले अर्थशास्त्री हैं वो यही विश्वास करते थे कि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार पाया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में बिना सरकारी हस्तक्षेप के संसाधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा संतुलन बना रहता है। उनका यही विश्वास था कि अर्थशास्त्र में कोई सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अपना आप ही संसाधनों का उपयोग होता है, अपना आप ही संतुलन बना रहता है और अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की दशा में पाई जाती है और हमेशा संतुलित रहती है। ऐसा मानना था कीन्स से पहले के अर्थशास्त्रियों का। इस विचारधारा को हम कहते हैं परंपरावादी विचारधारा या क्लासिकल विचारधारा। जो कीन्स से पहले के लोग आए थे उनकी जो विचारधारा थी उसे हम कहते हैं क्लासिकल या परंपरावादी, और कीन्स के बाद जो आती है कि जो कीन्स की विचारधारा आई उसके बाद हम उसे कहते हैं कीन्सियन विचारधारा। आगे बच्चों समझ में, तो क्लासिकल विचारधारा के अनुसार क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण संतुलन पाया जाता है, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। एक अदृश्य शक्ति के द्वारा क्या होता है, अर्थव्यवस्था में संतुलन की दशा पाई जाती है, किसी सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, 1929 की महामंदी आई। ये मंदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी मंदी मानी जाती है 1929 में आई थी, जिसे हम महामंदी का नाम भी देते हैं। कि ये इस महामंदी से क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका व यूरोप के देशों के उत्पादन व रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई। इस महामंदी से क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका के जो भी देश है और यूरोप के जो देश है वहाँ उत्पादन में और रोजगार, यदि उत्पादन में गिरावट आएगी, जैसा कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया कि यदि उत्पादन में गिरावट आएगी तो क्या होगा, बहुत सारे जो व्यक्ति है वो बेरोजगार भी हो जाएंगे, तो इससे रोजगार में भी क्या आई, गिरावट आई। तो ये पूरा जो देश है वो उस वक्त पूरा जो विश्व है वो महामंदी के से जूझा था और महामंदी से बहुत ज्यादा रोजगार के स्तर में और उत्पादन के स्तर में गिरावट आई थी। इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा, क्योंकि सभी देश आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। एक देश की मंदी का प्रभाव दूसरे देशों तक भी पहुंचा था, तो विश्व के बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए। वस्तुओं की मांग में क्या आ गई, कमी आ गई, जिससे कई कारखाने बंद हो गए, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। इस महामंदी के दौर पे उत्पादन कम हो गया। उत्पादन कम होने से क्या हुआ कि जो पूर्ति तो बहुत अधिक, उस वस्तु की क्या हो गई, मांग भी बहुत कम हो गई। ये सब कुछ हुआ था मांग में कमी होने से। मांग में कमी हुई जिसके फलस्वरूप क्या हुई, पूर्ति बहुत अधिक हो गई, जिससे उत्पादन बंद हो गए, बहुत सारे कारखाने हैं वो बंद हो गए, बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार से निकाल दिया गया, जिससे बहुत सारी बेरोजगारी फैली। तो जो क्लासिकल विचारधारा में सोचा गया था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन पाया जाता है, वो दिशा यहाँ पर कहीं फिट नहीं हुई। कहीं फिट नहीं हुई क्यों, क्योंकि सभी जो चीज़ें थी वो विपरीत होती चली गई। रोजगार के स्तर भी घट गए, उत्पादन का स्तर भी घट गया और लोगों की आय का स्तर भी घट गया। समग्र मांग में क्या हो गई, कमी हो गई। तो जो क्लासिकल विचारधारा के द्वारा जो विचार चले आ रहे थे वो सारे विचार यहाँ पर क्या हो गए, भंग हो गए। कोई भी स्थिति जो यहाँ पर लागू नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद यूएस से है उसमें बेरोजगारी की दर घटकर कितनी हो गई थी, 1929 से
1933 के तक 3% से कितनी हो गई, 25% हो गई। बेरोजगारी की जो की दर थी वहां पर केवल 3% लोग ही बेरोजगार थे, वो अब बढ़कर कितने हो गए, 25% हो गए। किन 4 सालों में, 1929 से 1933 के बीच में। अब ये जो बेरोजगारी की दर है वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ फॉर्मूला भी दे रखा है बेरोजगारी की दर निकालने का, कि काम करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं किंतु काम नहीं करने वाले लोग, मतलब काम करने के इच्छुक होते हैं किंतु काम नहीं करते, उन लोगों में काम करने के इच्छुक लोग किंतु वो काम करने वाले लोग हैं, उनका हम भाग लगा देते हैं तो हमें बेरोजगारी की दर ज्ञात हो जाती है कि ये जो व्यक्ति हैं जो कि काम करते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जो कि काम नहीं करते हैं, तो उनका हम यदि भाग लगा देते हैं आपस में तो बेरोजगारी की दर ज्ञात हो जाती है। तो यूएसए में 3% से बेरोजगारी बढ़कर 4 सालों में 25% तक बढ़ गई। यूएसए में जो कुल उत्पादन है वो भी लगभग 33% गिर गया। कुल उत्पादन में गिरावट आ गई, बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आ गई, तो उत्पादन, बेरोजगारी सब कुछ कम हो गया, समग्र मांग में कमी हो गई, तो अर्थव्यवस्था है वो महामंदी के दौर में चली गई। और जो क्लासिकल विचारधारा ने जो भी विचारधारा दी थी वो यहाँ पर फ्लॉप साबित हुई, कुछ भी फिट नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार की दशा है, पूर्ण संतुलन की दशा है, वो सब यहाँ पर भंग हो गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1929 से 33 का काल है जो महामंदी काल भी कहा जाता है। 1929 से लेकर 1933 तक का काल है उसे हम महामंदी काल कहते हैं। इस घटना के बाद अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र के संबंध में सोचने को मजबूर कर दिया। इसके बाद अर्थशास्त्रियों को सोचना पड़ा कि जो क्लासिकल विचारधारा है वो तो यहाँ पर फिट ही नहीं हो रही है। 1929 से 1933 के बीच में ये जो महामंदी का दौर है, इतनी सारी उत्पादन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जो बेरोजगारी है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो अर्थशास्त्रियों को यहाँ पर सोचने को मजबूर कर दिया। इस स्थिति में कौन आए, कीन्स ने क्या सुझाव दिया, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का सुझाव दिया। कीन्स ने ही सुझाव दिया कि ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने आप नहीं संभलेंगी, अपने आप रोजगार का स्तर नहीं बढ़ेगा, अपने आप उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ेगा, अपने आप आय का स्तर नहीं बढ़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। अब यहाँ पर आवश्यकता हुई किसकी, सरकारी हस्तक्षेप की। सरकार क्या करेंगे, रोजगार का सृजन करेगी, रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो आय का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगी, मांग भी वृद्धि होगी, मांग वृद्धि होगी तो उत्पादन जो वृद्धि हुआ है वो सारा वहां पर खप जाएगा। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ, सरकार का हस्तक्षेप करने से। सरकार यदि उस तरीके से नियम कानून बनाएगी, सरकार यदि नीतियां बनाएगी तो क्या होगा, ये जो स्थिति है उससे निपटारा हो सकता है। ऐसा सुझाव दिया जेएम कीन्स ने। ठीक है बच्चों, उसने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश व्यय बढ़ाने का सुझाव दिया कि सरकार यदि निवेश करेगी तो निवेश करने से बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय का स्तर बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सारी जो चीजें हैं जो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, अब सब चीजें सही संभल जाएंगी, मंदी का दौर खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या सुझाव दिया, सरकारी निवेश बढ़ाने का, जो कि अधिक आय के रूप में सामने आएगा। अधिक आय से अधिक व्यय भी होगा, व्यय होगा उत्पादन भी होगा। ये सब चीजें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं देखा था, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की है कि एक अर्थव्यवस्था में जो प्रकृति पाई जाती है, एक चीज में यदि एक चर यदि परिवर्तित होता है तो दूसरे चर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है कि निवेश में बढ़ाने का क्या दिया, सुझाव दिया, ताकि रोजगार के अवसर में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। आगे बच्चों, तो ये कीन्स के द्वारा ही क्या किया गया था, एक तरीके से बदलाव किया गया था। जो 1929 से 1933 के बीच में महामंदी आई थी, उससे निकलने का जो उपाय है वो कीन्स के द्वारा सुझाया गया था। इसके बाद से ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कीन्स की जो पुस्तक है इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। इससे अर्थशास्त्रियों की पुरानी विचारधारा के स्थान पर केन्जियन विचारधारा का उदय हुआ, जिसके अनुसार बेरोजगारी स्वयं समाप्त नहीं होती, इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी होता है। कीन्स ने जो अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसके बाद से ही ये विचारधारा आई कि क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार की दर है, यदि पूर्ण रोजगार है वो अपने आप नहीं होता, इसके लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। जो महामंदी के दौर है उसने जो क्लासिकल विचारधारा है उनको गलत साबित कर दिया। इसके बाद ही कीन्सियन विचारधारा के अनुसार सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होता है, जो कि निवेश व्यय बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, आय में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं, और इसी से महामंदी के दौर से निपटा गया। आगे बच्चों समझ में, तो समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव का पूरा श्रेय जाता है जेएम
J.M. कीन्स, जॉन मैनार्ड कीन्स को, और उनकी पुस्तक जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इंटरेस्ट ब्याज जिसे हम कहते हैं, और मनी अर्थात मुद्रा। तो उसमें उन्होंने अपनी सारी चीज़ें प्रकाशित की और ये सब चीज़ों के बारे में हमको बताया, और यहीं से इसीलिए हम J.M. कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ, आपको ये महामंदी के दौर के बारे में कि किस तरीके से मंदी आई थी, कितने लोग बेरोजगार हो गए थे और कैसे कीन्स ने अपना सुझाव दिया, ये सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कीन्स की पुस्तक और उसका प्रकाशन वर्ष वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक अब पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में, उत्पादन के बारे में, विनियोग के बारे में, बचत के बारे में, तो इसका क्या संदर्भ है, मतलब किस तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे, कैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।